हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से पेड़ पौधों की पत्तियां हरा दिखाई देती हैं, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है, तो P बराबर 1/f होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है, तो पराबैंगनी विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो त्वचा कैंसर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें हम किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं, तो CNG का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CNG का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी में हम ईंधन के रूप में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और CNG का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि
कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रक्त होता है ये क्षारीय होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो जो रक्त होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को हम आमीटर से मापते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत विभवांतर को किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत इस्त्री में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के ही तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो जो सोना होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोना होता है ये किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता है, तो इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है। तो चांदी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम का संकेत Na होता है, इसे आपको याद रखना है। और सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि शरीर का कौन उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का कौन उत्सर्जी अंग है। तो जो किडनी होता है ये शरीर का उत्सर्जी अंग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में जितना नाइट्रोजनी विषैला पदार्थ बनता है उसे किडनी क्या करता है कि अलग करता है, शरीर से बाहर निकालता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में विज्ञान के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है तो
कोई भी रंग नहीं फैलता है, इसीलिए जो आकाश होता है वो काला दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक यानी प्लस में होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है, ये मात्रक विहीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, तो कोयला का सबसे अच्छा किस्म एंथ्रासाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला का सबसे खराब किस्म कौन सा होता है, तो पीट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है एंथ्रासाइड, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और कोयला किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है ये जिलेटिन का बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डायनेमो से दोनों प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती हैं, इसे आपको याद रखना है। एसी करंट और डीसी करंट दोनों करंट यहाँ पे डायनेमो से उत्पन्न होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल और पांचवा होता है बहिर्मंडल, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे लोहा से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, सोना से भी होता है और ग्रेफाइट से भी होता है, लेकिन कागज से नहीं होता है विद्युत धारा प्रवाहित। तो यहाँ पे जो कागज होगा ये विद्युत रोधी पदार्थ होगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग हम मोटर गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट में करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी भारत में वो खनिज सबसे अधिक होता है। तो लोहा खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोहा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों का लिंग गुण सूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों का लिंग गुण सूत्र क्या होता है। तो XY होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्री का लिंग गुण सूत्र XX होता है, इसे आपको याद रखना है। और मनुष्यों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दिष्ट धारा का मान नहीं बदलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। विज्ञान के यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसे आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पे गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा। इसमें आपको लिखना है आस्क और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ गया, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आस्क क्लास का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला टेस्ट आपको देना है। तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट क्या हो गया, ओपन हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 243 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही रहेगा। सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। तो देखिए सही आंसर है, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन अब लाने के लिए नेक्स्ट दबाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब इसे हम गलत करेंगे। यहाँ पे देखिए बिहार का दुर्गम प्राय गाँव कौन सा है, तो भीखन टोला है। लेकिन हम यहाँ पे बसावन टोला पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया। तो गलत यहाँ पे आपको बताएगा कि ये गलत हो गया और जो सही आंसर होगा वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं।
अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।